आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इससे बहुत आइडिया लगती है और 2 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही आते हैं। तो ये प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। बी है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। सी है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। और डी है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो देखिए, कह रहा है कि समावेशी कक्षा की बात कर रहा है ना। तो अधिगम जो होता है, अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधन का प्रयोग करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणे 25 बराबर 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 40 गुणे 10 बराबर 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने किस गुणन विधि का या नियम का प्रयोग किया है। तो बताइए किसका किया। तो देखिए, ये जो किया है प्रयोग साहचर्य नियम का, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहचर्य नियम का। जब इतना विस्तारित हो जाए तो या तो क्रम विनिमय नियम हो जाएगा या तो साहचर्य नियम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पनाओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ग समावेशन, बी है संरक्षण, सी है मापन और डी है वर्गीकरण। तो बताइए, प्रारंभिक संख्या का संकल्पना से जो संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, वो है मापन। मापन क्या है, प्रारंभिक संख्या का संकल्पना से संबंधित ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो ठीक लग रही है, इसका मतलब है सही है, शुद्ध है। बी वाला है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी बात ठीक है। तो दोनों शुद्ध है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानस दर्शन, बी है कंठस्थ करना, सी आकलन करना और डी है पक्षांतर करना। इसका मतलब है कि कंठस्थ क्या होता है, ये गणितीय दर्शन ही होता है, सीधी सीधी बात। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थ का मतलब याद करने वाली बात आ गई, ठीक ना। रटना, याद करना, ये नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इसको छोटा करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक संख्याओं को पढ़िए। तो कह रहा है पढ़िए, फिर क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक ना। ये कह रहा है एक टोकरी में 15 संतरे है और दूसरी टोकरी में 17 संतरे है, सब मिला कर कितने संतरे हैं। बी में है एक 9.95 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ये योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला समुच्चय की बात कर रहा है, दूसरा समुच्चय का मतलब ये हो जाएगा
जैसे कह रहा है कि 17 संतरे मिले, सब कितने, सब मिलाकर कितने संतरे हुए, ठीक ना। 15 और 17 को कह रहा है कि मिलाकर कितने संतरे हुए, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि एक मोबाइल है, उसकी कीमत इतना रुपये है, बाद में बढ़ करके 375 रुपये और बढ़ गई। देखिए दशमलव नहीं, ये 9,950 है, ठीक ना। मुझे लगा दशमलव, क्योंकि दूर से देख रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ये ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, आयतन के संरक्षण के समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, ठीक। दूसरा कह रहा है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, जब संख्या नहीं पता है लंबाई कैसे पता कर पाएंगे। और चौथा है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, इसमें 25 टाइल्स को सभी संभवतः आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इन कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, बी है क्षेत्रफल परिमाप आयतन, सी है क्षेत्रफल आयतन लंबाई, और डी है आयतन क्षेत्रफल और लंबाई। तो बताइए, कह रहा है कि कक्षा छात्र के साथ 25 टाइल को सभी एक संभवतः आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल की बात होगी, गुणनखंड की बात होगी और परिमाप की बात होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, चित्रांक करना, पीछे से हल करना, रट लेना तो पहले गलत हो जाएगा। दूसरा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ये बात तो सही है, इसका दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, वेन हेले के स्तर जिस विकास की आवश्यकताओं का संकेत करते हैं वह है। तो देखिए वेन हेले ने ज्यामिति का बात की है, ज्यामिति चिंतन का, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामिति चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। बी है, कार्य विधिक संख्याओं को कठोरता देने वाला होना चाहिए। तीसरा है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। और चौथा है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए छात्र प्रतिदिन अगर काम करेंगे, अनुभव करेंगे तो वो सबसे बेहतर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल या गुणन को जैसे जीरो लिखा है, 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो बताइए, टेलर का गिनतारा, बी है संख्या चार्ट, सी है ग्राफ पेपर, और डी है डायनिस बॉक्स। तो देखिए जब ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है कि ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे, दशमलव की बात है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे,
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बी है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। सी है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाएगा तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, इससे आसानी से सीखने में विद्यार्थी आसानी से सीख सकते हैं समूह में रह करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। कह नहीं है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए तो पहला ही नहीं है। नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता वाली बात आ गई। देखिए कठोरता है ना, कठोरता नेगेटिव होता है, नियम और कठोरता नेगेटिव होता है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक ना, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी को 54 लिखने के लिए कहा। विद्यार्थी ने 504 लिख दिया। निम्नलिखित में इस गलती को सुधारने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। ठीक ना, तो देखिए, तो इसका जो सबसे उपयुक्त विधि होती है, बंडल बना करके गतिविधि कराना। ठीक ना, बच्चों में बंडल बना करके उसको हम सिखाएंगे कि इकाई और दहाई के अंक किस प्रकार होते हैं। ठीक ना, गतिविधि के द्वारा सिखाएंगे तो आसानी से सीख लेगा 2 अंकों का। ठीक ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बंडल बनाने की कार्यविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंक की संख्याएं कैसे लिखी जाती है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी को इन्हें गिनने के लिए कहना। ठीक बात है। दूसरा, आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। तीसरा है, आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा एक सेमी हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो देखिए पहले नंबर पर कौन आएगा इसमें? तो पहले नंबर पहला ही आ जाएगा। ठीक ना, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। अब देखेंगे पहला नंबर कहाँ कहाँ है, ए में है और बी में है। ठीक ना, फिर आयत के फलक को वर्गाकार टाइल्स जिसकी भुजा एक सेमी से ढकना तथा उसके टाइलों की संख्या गिनना, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दूसरा नंबर कहाँ है बताइए? तीसरा वाला दूसरे पर आएगा, बी में है। ठीक ना, बी में देखिए है, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक पारास रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चा का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है वह किसका उदाहरण होती है? तो देखिए ये जो होती है संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। ठीक ना, अभिलेख में लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाने या पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग डॉट डॉट की ओर बढ़ने में सहायता करता है। तो कौन सा करेगा? मूर्त से अमूर्त अवधारणा सबसे आसान होता है। ठीक ना, ये जटिल नहीं होगा, जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल हो सकता है। औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधि है तो गलत हो जाएगा। अमूर्त से अमूर्त नहीं, ये मूर्त से अमूर्त की अवधारणा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। गणित में समस्या समाधान की युक्ति में सम्मिलित है अंतर्ज्ञान और प्रयोग, बी है कंठस्थ करना और प्रतिक्रियात्मक प्रवाह, सी अवलोकन और प्रयोग, और डी है तर्कड़ा और पैटर्न बनाना। देखिए तर्कड़ा मतलब तर्क की बात है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर
या प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समापवर्तक ल स के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए, प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है, ये तो उपयुक्त है, अच्छी बात है। इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है या जा सकता है, ये भी बात ठीक है। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण है जहाँ पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ये कम उपयुक्त है ना, तो इसे यही सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। जब एक बच्चे को 5×28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5×28 बराबर 28×5, 14×2 बराबर 14×2×5 बराबर 14×2×5 बराबर, मतलब ये कई प्रकार से छोटे छोटे भागों में करके हल कर दिया, ठीक ना। तो कौन कौन विधि होगी? ये देखिए, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा एक, और एक साहचर्य नियम हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधित समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गतिविधि निम्नलिखित में कौन सी है? संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रस्तुत करना, बी है कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। ये बात सही है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। अब यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि 23 वाला है नहीं, गलत, ठीक है। यहीं तक आज वीडियो को समाप्त करते हैं इसी पर। अब वीडियो आप लोग बेहतर से देखिए और लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए।